तो देखो शॉर्ट में तो ऐसा है कि उसमें हमने ये सीखा था कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा हमने ये सीखा था कि जैसे करेंसीज होती हैं, 7 मेजर करेंसीज पेयर्स होते हैं। 7 मेजर करेंसी पेयर के अलावा आपके पास गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, 75 सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है आपके पास। उसमें हम करेंसी पेयर को रीड कैसे करते हैं, रीड करने के लिए हमने बताया था कि यूरो यूएसडी एक पेयर है, तो उसके बीच में डंडा है यूरो ऑब्लिक यूएसडी। तो यूरो एक अपनी अलग करेंसी है, डॉलर अपनी एक अलग करेंसी है। तो यूरो जो पहली करेंसी है, स्लैश से पहले वाली करेंसी, उसको हम बोलेंगे बेस करेंसी। दूसरी करेंसी को हम बोलेंगे कोड करेंसी, काउंटर करेंसी या सेकंड करेंसी। ऐसे ही जितने भी करेंसी पेयर अवेलेबल हैं उसमें जो पहली करेंसी होती है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। बाकी दूसरी करेंसी को हम बोलते हैं सेकंड करेंसी, कोड करेंसी, काउंटर करेंसी। ठीक ओके है। सर। अब ओके सर। जब भी मान के चलो यूरो यूएसडी का रेट चल रहा है इस वक्त 1.1400, तो इसका हम्म। मतलब हुआ कि एक यूरो की कीमत है 1.1400 डॉलर। ओके। ठीक है। जीबीपी ठीक है यूएसडी का सर। रेट चल रहा है वन चलो 1.1800, इसका मतलब है जीबीपी का रेट है 1 जीबीपी इज इक्वल टू सॉरी 1.1800 डॉलर। यानी अगर आपको जीबीपी परचेस करना है तो आपको 1.1800 डॉलर पे करने पड़ेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। तो उसके बाद हमने करंट लॉट साइजेस बताए थे कि एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, एक मिनी लॉट होता है, एक माइक्रो लॉट होता है। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर मिनिमम 1 लाख क्वांटिटी होती है, यानी अगर आप 1 लाख स्टैंडर्ड लॉट अगर आप बाय कर रहे हो तो मिनिमम 1 लाख क्वांटिटी आपको मिनिमम बाय करनी पड़ेगी। दूसरा होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट के अंदर क्वांटिटी होती है 10,000 और माइक्रो लॉट के अंदर क्वांटिटी होती है 7,000। फिर दूसरा हमने ये बताया था कि अगर आप बड़े स्टैंडर्ड लॉट में काम करते हो जिसकी क्वांटिटी 1 लाख है, तो उसमें 1 पिप की वैल्यू यानी 1 पिप अगर आपके फेवर में जाता है ट्रेड या आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको $10 मिलेंगे और $10 आपकी जेब से जाएंगे। ठीक है ना। फिर आता है आपका मिनी लॉट। मिनी लॉट के अंदर 1 पिप की मूवमेंट में $1 आपके पास आएंगे या $1 आपकी जेब से जाएंगे। फिर आता है माइक्रो लॉट। एक माइक्रो लॉट के अंदर 0.10 सेंट्स आपको मिलेंगे या आपके जाएंगे। तो ये लॉट साइज हमने डिस्कस किया था। हमने फिर लेवरेज डिस्कस किया था। लेवरेज क्या होता है, जैसे 1:500 है, तो यानी $1 आप इन्वेस्ट करोगे, बाकी के $500 ब्रोकर आपके ब्याह पे इन्वेस्ट करेगा, ताकि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर इजीली काम कर पाओ। इसलिए तो हम $100 और $200 जैसे अकाउंट में काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ लेवरेज मिली हुई है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता। जैसे 100 रुपये लगाओ तो मान के चलो अगर 100 रुपये में लगा रहा हूँ और कोई बंदा अगर आपको बोल दे सर 5,000 रुपये मैं आपके बेसिस पे लगाऊंगा, तो मजे आ गए। तो मेरे को क्या करना है, खाली 100 रुपये लगाने हैं, बाकी 5,000 रुपये वो लगा के देगा मेरे को। तो ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर होता है, $1 का इन्वेस्टमेंट, $1 का इन्वेस्टमेंट 500 गुना उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ब्रोकर लगाता है। दैट इज कॉल्ड लेवरेज। और मार्जिन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, MT5 सॉफ्टवेयर में ट्रेड लेके बताया था कि इसमें ट्रेड लेके आपको कैसे लेवरेज कैलकुलेट होती है, कैसे मार्जिन कैलकुलेट होता है, कैसे लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। एक मिनट होल्ड करें। ये सर अभी सेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट। हेलो। हेलो। शायद आउट ऑफ कवरेज। सर अभी नहीं है। जस्ट वेट। अच्छा होल्ड करने बोला, ओके।
हाँ जी गाइस, तो हम लोग यही डिस्कस कर चुके थे 2 क्लास के अंदर। बाकी नवीन जी, अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो यहाँ पे सूरज चौरसिया जी हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं या उनके किसी जानने वाले के थ्रू ज्वाइन हुए हैं। तो आपको कोई भी क्लासेस मिस होती हैं तो सूरज जी हैं और एक बंदे और हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं क्लासेस के अंदर। तो उनसे आप एक बार कोऑर्डिनेट करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं, या अगर आप जिसके भी थ्रू आए हैं तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो रह जाता है तो उनके थ्रू आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। सुनील जी, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ बाय एंड सेल? अब सर इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन हर ब्रोकर का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक मिनट। हाँ, हाँ, सूरज सर एंड स्वप्निल सर दोनों अवेलेबल हैं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं नवीन जी। बाकी चार्जेस होता है ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं असेट बुल की बात कर रहा हूँ तो असेट बुल के चार्जेस मेरे को नहीं पता है, आप सूरज जी से या स्वप्निल जी से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे कितने तरह के अकाउंट होते हैं, ईसीएन अकाउंट होता है, क्या होता है, वो सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा, और आपको कुछ बता दूं। उसके बाद मैं उसको वापस थोड़ा सा जब मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी तो एक अगली क्लास के अंदर वही मैं आपसे लूंगा टॉपिक। तो चालू करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप ये बताएं कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ ड्रॉप किया था, कहाँ पे छोड़ा था? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? क्योंकि मेरे को याद नहीं है कहाँ पे छोड़ा था। क्योंकि दूसरा मैं भी क्योंकि दुबई गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ, तो इस वजह से आपकी क्लासेस भी नहीं कंडक्ट हो पाई थी। तो एनी हाउ, बताएं सर कौन सा टॉपिक छोड़ा था हमने सर लास्ट क्लास में? सर आपने बोला था वन इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब उसका 5 गुना मतलब हम लोग को हाँ, प्रॉफिट लेवरेज, मिलेगा। लेवरेज हमने डिस्कस किया था, Leverage का। हाँ है ना, लेवरेज कैल डिस्कस किया था हमने, और मार्जिन कैलकुलेशन वगैरह बता दिया था शायद मैंने, है ना? हाँ हाँ सर हाँ। मार्जिन कैलकुलेशन बता दिया था, मार्जिन लेवल परसेंटेज बता दिया था, मार्जिन कॉल बता दिया था, स्टॉप आउट लेवल बता दिया था शायद, ये बता दिया था ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आज से आपकी एनालिसिस का पार्ट चालू हो रहा है। आज एनालिसिस का करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था पिप कैलकुलेशन का, वो भी मैं आपको समझा दूंगा मैं आपको। तो आज हम ये देखेंगे 3 टाइप ऑफ फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। तो हमारे पास दोस्तों तरह की एनालिसिस होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। अभी तक आपने हो सकता है टेक्निकल के बारे में सुना हो सकता है आपने फंडामेंटल्स के बारे में सुना हो, लेकिन मैं ये श्योर हूँ आप लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में नहीं सुना होगा। और अगर एक दो लोगों ने सुना भी होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंडिया में बहुत सारे ट्रेनर, 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, या जिनको पता है थोड़ी बहुत गलत चीजें पता है। ठीक है ना? तो सेंटिमेंट एनालिसिस एक अपना में बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, अब एक मान के चलो टेबल है और टेबल के 3 लेग हैं। एक का लेग टेक्निकल पे डिपेंडेंट है, एक लेग फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है, एक सेंटिमेंट पे। अगर मान के चलो उस टेबल में से मैं एक लेग तोड़ दूं तो क्या टेबल टिकी रहेगी या टेबल खड़ी रहेगी? आंसर इज नो, क्योंकि वो टेबल वीक हो जाएगी। तो यही आपका मार्केट का सिनेरियो है। जो ऊपर वाला टॉप है ये मार्केट एनालिसिस है। इसके 3 पिलर हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल। 3 इसके पिलर्स हैं। इनमें से एक भी अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और आप ट्रेडिंग करने कूद गए तो आपको नुकसान के अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और जनरली 99% जनता यही करती है, या तो प्रॉपर टेक्निकल काम करती है, चार्ट में क्या लग रहा है, कैंडल क्या बोल रही है, या प्रॉपर फंडामेंटल काम करती है कि यूएस में अभी इकोनॉमिकल इवेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, कौन कौन सी करेंसी इंपैक्ट होंगी। और कुछ चुनिंदा लोग ऐसे मिलते हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिस करते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि एक और एनालिसिस होती है मार्केट के अंदर, डेट इज कॉल्ड सेंटीमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस इज द फ्रेमवर्क इन विच ट्रेडर्स स्टडी प्राइस मूवमेंट। The theory is that a person can look at historical price movement and determine the current trading conditions and potential price movement. Someone who uses technical analysis is called a technical analyst. The trader who use technical analysis are known as technical traders. तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस क्या है?
जो आप चार्ट्स वगैरह देखते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये जो चार्ट्स हैं ये क्या है, इन चार्ट्स को रीड करना, ये नीचे इंडिकेटर्स हैं, इनको रीड करना कि ये अगर इंडिकेटर मान के चलो ऊपर जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, नीचे आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे रेड जोन बन रहा है तो उसका क्या मतलब है, ग्रीन जोन बन रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो इन सब का एक वैल्यू है, इसका एक मतलब है। दिस इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? स्टडी ऑफ द प्राइस मूवमेंट। स्टडी ऑफ द प्राइस मूवमेंट मतलब कि ये जो प्राइजेस आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं प्राइजेस आपके, ये कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं प्राइस मूवमेंट, और इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल जो ट्रेडर होता है जनरली अस्क्राइब टू द बिलीव दैट इट्स ऑल इन द चार्ट। इट्स ऑल इन द चार्ट का क्या मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस वाला ये बोलता है कि जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि यूरो ऊपर जाएगा तो वो चार्ट में आपके नजर आएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि यूरो नीचे आएगा, वो चार्ट में आपके नजर आएगा। तो अगर आपने चार्ट को सही से पढ़ना सीख लिया तो जितने भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, सेंटिमेंट इंफॉर्मेशन है, सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मिल जाता है। क्योंकि देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ये देखो प्राइस अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब सेंटिमेंट कहीं ना कहीं वीक है, सेंटिमेंट कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है ना। तो प्राइजेस अगर ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब सेंटिमेंट इसके अच्छे हैं, मतलब ये अच्छा ऊपर जा सकता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है इनके पास। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई इवेंट आया होगा, कोई ना कोई न्यूज आई होगी, इसने नीचे की तरफ मार दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस जो बंदा होता है वो सब कुछ पहचान लेता है। अगर वो सिर्फ उसके पास चार्ट्स अवेलेबल हो तो चार्ट रीडिंग करके हर प्रकार की न्यूज का डेटा देख लेता है कि किस तरीके से डेटा न्यूज आने वाला है। तो इट्स ऑल इन दी चार्ट्स। अगर मान के चलो लोग बाइंग कर रहे हैं, हम 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोग बाइंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, तेजी पकड़ेगा पेयर, करेंसी पेयर। 20 लोग के सेल करने पे तो कुछ हुआ नहीं, अनलेस अनटिल उन 20 लोगों की क्वांटिटी हमारी बाइंग क्वांटिटी से ज्यादा हो, तब तो जाके उस पेयर पे कुछ फर्क पड़ेगा, अदरवाइज उस पेयर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये देखा जाता है कि मान ली कि अगर मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में और करेंसी किसी भी यूरो यूएसडी के अंदर बाय साइड कर रहे हैं, तो करेंसी ऊपर जाएगी। तो करेंसी जब ऊपर जाएगी तो मतलब कैंडल भी अच्छा बनेगा, कैंडल अच्छा बनेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें बाइंग आ रही है, अब हमें इसमें ट्रेडिंग में बैठ जाना चाहिए, बाइंग लॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठ जाना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस का पहला एजम्पशन है कि इट्स ऑल इन दी चार्ट्स, सब कुछ चार्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है ना। द सिंपली मीन ऑल दी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन इज प्राइस इनटू द करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब है जितने भी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन बाजार में अवेलेबल है वो सारे के सारी करंट प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगी, यानी जिस भी लेवल पे वो चल रहा है वो उस फंडामेंटल रीजन के चक्कर में ही चल रहा है। If price reflect all the information that is out there, then price action is all one would really need to make a trade. Technical analysis look at the rhythm, flow, and trends in the price action. Now, have you ever heard the old adage, history tend to repeat itself? Well, basically what technical analysis is all about. मतलब देखो दूसरा जंक्शन, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। अगर बाजार ऊपर गया है तो बाजार ऑब्वियसली बात है नीचे भी आएगा, और नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा। तो बाजार में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं चार्ट के अंदर, मान के चलो कोई पहाड़ वाला पैटर्न है, कोई माउंटेन वाला पैटर्न है चार्ट के अंदर, और जब वो बना वहां से बाजार अच्छा वाला गिरा, तो अब वो क्या है, वो पैटर्न ट्रेडर की नजरों में आ जाता है, उसको एक नाम देता है और बाजार में कहता है कि देखो ये पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो वही सेम पैटर्न अगर आप चार्ट में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ये पैटर्न अगर ऐसा बन रहा है तो मुझे शॉर्ट करना है या बाय करना है, ठीक है ना। तो काम करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस की सख्त जरूरत है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आपने जो क्लासेस बिगिन की हैं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों दूसरी एक बात है, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट सो मच अबाउट प्रोडिक्शन, इट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। इसको समझो बात को। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या सेंटिमेंट एनालिसिस दोस्तों 100% नहीं होता। और ये क्या, वर्ल्ड में कोई भी थ्योरी आपकी 100% नहीं होती। 100% का कोटा सिर्फ भगवान ने अपने पास रख रखा है, 100% कुछ भी नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यह है कि आपका प्रोडिक्शन करना नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि सर ऐसा हो सकता है, ये लेवल टूटा तो यहां तक जा सकता है, ये लेवल नीचे टूटा तो यहां तक गिर सकता है। अब जोशी के पास जाते हो, जोशी क्या करता है, एक प्रिडिक्शन करता है लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ करता है, 100% नहीं करता। जो 100% करता है उसकी जनरली 100% सही नहीं चलती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी के साथ बताया कि भी ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ तक ऐसा बन रहा है, इनका ऐसा बन रहा है, इसका ये उपाय करो। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी।
तो टेक्निकल एनालिसिस नॉट अबाउट प्रोडिक्शन, आपको ये नहीं प्रोडिक्शन करना, जनरली क्लाइंट मिलते हैं सर अब क्या जाएगा यूरो 100 पिप गिर गया सर, 500 पिप गिरने के बाद फोन करेंगे सर अब क्या होगा इसमें, जैसे मैं उनको टॉप और बॉटम बता दूंगा कि भाई यहाँ नहीं 500 पिप गिर गया, यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से भगेगा, मेरे पता लगा वहां बाय कराया 300 पिप वहां से और नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, पहले अपने माइंड को क्लियर करो कि टेक्निकल एनालिसिस नॉट अबाउट दी प्रिडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट दी प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। Whereas technical analysis involves poring over the charts to identify patterns or trend, fundamental analysis involves a poring over economic data, report, news headline, and nowadays random tweet from a certain world leader. अब क्या हुआ, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कोई आपको मैं बताएगा मेरे को व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? एनीवन जस्ट रेज योर हैंड्स, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी, नहीं तो आप बोर सुनते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? कम ऑन गाइस, रेज योर हैंड्स, कौन जवाब देगा व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? या टाइप इन दी चैट बॉक्स की सर मेरे को नहीं पता। हनीफ उस्मानी सर, हनीफ उस्मानी सर आप हैंड रेस कर दीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, नाउ यू कैन स्पीक अप। सर फंडामेंटल एनालिसिस का मुझे लगता है कि जो फंड को एनालाइज करे और फिर ट्रेड करे शायद उसको बोलते होंगे। नहीं नहीं सर, जी बोलिए मैम, बोलिए मैम, कुछ बोल रहे थे आप? चलो नहीं, देखो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स में क्या है, इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में बैलेंस शीट देखते हैं, रेशियो एनालिसिस देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। अब करेंसीज की क्या बैलेंस शीट देखोगे आप? तो फॉरेक्स मार्केट में होता है आपका इवेंट बेस। इवेंट क्या है? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक डेटा में, जैसे फंडामेंटल में आपका आ गया नॉन फार्म पेरोल डेटा, जीडीपी डेटा, रिटेल सेल्स डेटा। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जो कि करेंसी पेयर पे इम्पैक्ट डालते हैं। प्लस किसी कंट्री से दूसरी कंट्री का वार हो रहा होता है, जहाँ पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है, वहां पे भी देखा जाता है कि कौन सी कंपनी वीक पड़ रही है, कौन सी स्ट्रांग पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग करी जाती है। सिर्फ पेपकॉन मतलब सिर्फ इस छोटी सी चीजों से आपको नहीं पता लगेगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन जब आप इवेंट का देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, जीडीपी डेटा का क्या है, रिटेल सेल्स डेटा का डेटा कैसा आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल का डेटा कैसा आ रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर का डेटा कैसा आ रहा है, वो सारे डेटा इवेंट्स आपके फॉरेक्स मार्केट में इंप्लीमेंट होते हैं। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, तो गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, यूरो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डॉलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस। आगे चलते हैं। तो देखो उसमें भी 3 पार्ट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में भी, एक इकोनॉमिक तरीके से आप एनालाइज करोगे, एक सोशल तरीके से एनालिसिस करोगे, दूसरा पॉलिटिकल फोर्सेस। ये 2-3 तरह के चार चीजें होती हैं जिनकी तरफ से आप एनालिसिस करते हो। इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस मेक्स ए होल लॉट ऑफ सेंस, जस्ट लाइक इन योर इकोनॉमिक्स 1-on-1 क्लास, इट इज सप्लाई एंड डिमांड फॉर द डिटरमाइंड प्राइस, in our case the currency exchange rate, and using supply and demand is an indicator of where prices could be headed its way. The hard part is analyzing all of the factors that apply supply and demand. देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी कंट्री की शेप अच्छी होगी तो आपकी जो कंट्री की करेंसी है, जैसे अमेरिका की बात करता हूं तो अमेरिका की कंट्री की करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो अगर अमेरिका की सिचुएशन अच्छी होगी तो डॉलर के रेट बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, गुड हेल्थ फॉर द इकोनॉमी, गुड फॉर द करेंसी, सिंपल एज दैट। बैड इकोनॉमी, लो करेंसी, बैड इकोनॉमी। Let's say that the US dollar has been gaining strength because the US economy is improving. As the economy gets better, raising interest rate may be needed to control growth and inflation. Higher interest rate make dollar denominated financial assets more attractive. अब इसके बारे में मैं आपसे जब ये फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट चालू होगा तब बात करूंगा। दूसरा आता है दोस्तों सेंटिमेंट एनालिसिस। Sentiment analysis used to gauge how other traders feel about a particular currency pair. The forex market does not simply reflect all of the information out there because traders will all just act the same way. Of course, that is how things work. This is why sentiment analysis is important. Each trader has his, अब इसको इस तरीके समझो, बेसिकली मान के चलो एक कमरे में 100 ट्रेडर हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 ट्रेडर हैं। अब 100 ट्रेडर के अंदर से 80 लोग जो हैं यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं, और ये 80 वो लोग हैं जो हमेशा नुकसान करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लोग वो हैं जो हमेशा नुकसान करते हैं। ये हैं रिटेल ट्रेडर्स, आप और मैं, जो हमेशा पोजीशन बनाते हैं और उसके अगेंस्ट में बाजार जाता है। ये क्या है? वो रिटेल ट्रेडर्स हैं
जो कि अपनी पोजीशन बना रखी है लॉन्ग पोजीशन। तो अब जो बचे हुए 20% ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, हाईली स्किल्ड हैं, और इनको पता है कि इन लोगों ने अगर पोजीशन बनाई है प्लस की तो मैं बनाऊंगा पोजीशन माइनस की इनके अगेंस्ट में। तो हो सकता है मार्केट वहां से नीचे चला जाए और इनको प्रॉफिट मिल जाए। डेट इज कॉल्ड दी सेंटिमेंट एनालिसिस, कि सेंटिमेंट किस तरफ है मार्केट के, लोगों के सेंटिमेंट किस तरफ है। क्योंकि इसमें देखो ज्यादा तो लोग, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 80 लोग बाय कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 80 लोग बाय कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो हमेशा लॉस करते हैं करेंसी मार्केट के अंदर, तो आप क्या पोजीशन लोगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, आप क्या पोजीशन लोगे मार्केट के अंदर? रवि जी, स्टॉक मार्केट का भी कोर्स मैं कराता हूं लेकिन वो सेपरेटली है, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग आप सूरज जी से बात कर लीजिएगा, उसका सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो मैं सेपरेटली कराता हूँ। बिल्कुल सुनील जी, यस, यश शिंदे जी सेल, यूवी जी सेल, अक्षय कुमार जी बाय, चौरसिया सर बाय नहीं करेंगे, सेल करेंगे सर। अक्षय जी क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 80 लोग अगर यूरो यूएसडी बाय कर रहे हैं और ये लोग वो हैं जो हमेशा नुकसान करते हैं, यानी मार्केट हमेशा इन लोगों के अगेंस्ट में चलती है जब भी ये बाय करते हैं, तो हमें क्या करना है? सेल करना है। क्योंकि जैसे ही वो बाय करेंगे वो यूरो यूएसडी का पेयर गिरेगा तो हम सेल पोजीशन लेंगे। डेट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। अब अब आपको दो पोजीशन पता करनी है दोस्तों। या तो आपको उन 100 में से उन लोगों की पोजीशन पता करनी है जो कि 20% की कैटेगरी में, यानी वो स्मार्ट प्लेयर्स जो कि मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं, या वो बड़े बड़े बैंक्स या वो कंट्रीज जो करेंसी मार्केट में अपना इन्वॉल्वमेंट रखती हैं और हमेशा उनके सौदे सही पड़ते हैं। या तो उनकी पोजीशन हमें पता लग जाए, या हमें उन 80 लोगों की पोजीशन पता लग जाए जो कि हमेशा लॉस करते हैं। अब दुनिया भर में तो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स हैं, सबकी पोजीशन तो नहीं पता लग सकती, लेकिन हाँ ये जो 20% है, छोटा तबका है जो लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं, ये हजारों लाखों करोड़ की तादाद में तो है नहीं। ये 8-10 लोग हैं पूरे मार्केट, वर्ल्ड मार्केट के अंदर 8-10 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये मार्केट को ऑपरेट करती हैं। तो इनकी अगर पोजीशन मेरे को पता लग जाए तो काम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर उनकी पोजीशन यूरो यूएसडी में तेज की है तो मैं बाय करूंगा, उनकी पोजीशन मंदी है तो मैं सेल करूंगा। तो टाइप इन दी चैट बॉक्स के काम करेगा या नहीं, मतलब काम हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो उन 80 लोगों की पोजीशन पता करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उन 20% लोगों की पोजीशन आपको बता दूंगा कि स्मार्ट मनी ने पोजीशन कहाँ पे ले रखी है। वो मैं एकदम कोर्स का एकदम सबसे जबरदस्त ब्रह्मास्त्र समझ लो पॉइंट है जो मैं आखिरी में एकदम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। अब विच टाइप ऑफ एनालिसिस फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज बेस्ट, अब ये दुनिया भर का मैंने लिख रखा है थ्योरी, इसमें पढ़ाऊंगा तो कोई आपको ज्यादा, अच्छा चलो पढ़ा देता हूँ उसको थोड़ा सा ना ड्रामेटिक वे में इसको पढ़ते हैं। पहले से सेंटिमेंट दोस्तों, ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो अगर 10 मिनट से पहले अगर हमारा खत्म नहीं होता है तो आप वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस इज बेस्ट। अब इसको मैं चलो वैसे ही खत्म कर देता हूँ क्योंकि इतनी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो फायदा नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, मान के चलो कोई ट्रेडर है आपके सामने और ट्रेडर को कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आता है, उसके सामने स्क्रीन लगी हुई है और उसको लग रहा है कि जीबीपी यूएसडी जो है तेज लग रहा है। उसने सारे फंडामेंटल चेक कर लिए, सारे टेक्निकल चेक कर लिए, वो सेंटिमेंट एनालिसिस चेक करना भूल गया। टेक्निकल देखे उसने, बहुत बढ़िया शानदार है, बढ़िया है, सब कुछ है, ठीक है ना। अब वो देख रहा है चार्ट में उसको मिला ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, उसने खुश हो गया, इंस्टाग्राम पे सेल्फी खींच के डाल रहा है कि यार मेरे को पैसा मेरे पर बरसेगा टाइप में कुछ सपने, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, कहने का मतलब ये। उसने क्या किया, ट्रेड डाल दिया बाय का और वहां से वो नीचे 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 नीचे। ये ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले देखा कि जीबीपी नीचे क्योंकि उसने न्यूज खोली, न्यूज पे खोला कि व्हाट ब्रेक्सिट इवेंट आ गया है। अब उसने कहा व्हाट द फक, व्हाट इज ब्रेक्सिट, क्या है ब्रेक्सिट, मेरे को तो नहीं पता। फिर वो क्या ढूंढता है, ब्रेक्सिट को ढूंढने लगा, सर्च किया, उसको समझ में आया कि यार ब्रेक्सिट ये चीज है और इसकी वजह से जीबीपी जो है और वीक हो सकता है। अब ना तो वो 100-150 पे नीचे काटने लायक बनता है, ना ही वो ऊपर कुछ करने लायक बनता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज उसके $1,000 तो फंसे हुए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। उसके तो जो है उड़ गया अकाउंट, मतलब इसमें नीचे $1,000 फंस गए, अब ना तो पोजीशन काट सकता है ना ही वो कुछ कर सकता है, ठीक है ना। फिर उसने ब्रेक्सिट का सर्च किया, मतलब समझ रहे बात को। फिर वो सेंटीमेंट उसको समझ में आया कि सेंटीमेंट जो है बेरिश साइड है, मंदी साइड ज्यादा सेंटीमेंट है। तो जब तक आपको टेक्निकल फंडामेंटल और
सेंटिमेंट एनालिसिस क्लियर नहीं होगा दोस्तों, आप ट्रेडिंग में महारत हासिल नहीं कर सकते। जब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सिर्फ तीनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है कि यस टेक्निकल ने मेरे को सेल दिया है, फिर देखना है फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल इकोनॉमी भी सपोर्ट कर रही है कि नहीं, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है, तो सेल करो। तीसरा सेंटिमेंट एनालिसिस, अगर आपको 20% लोगों की पोजीशन पता लग जाए कि इन लोगों की पोजीशन अगर सेल में है तो काम हो गया, पैसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो दोस्तों, सर स्टॉप लॉस वगैरह का कौन सा, सुनील जी सब बताऊंगा, आप पेशेंस के साथ रखो, आपका कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा, 1 मिनट होल्ड करना बस। सो गाइस, ये आपका बेस था आज, तो ज्यादा समय आज का नहीं लूंगा, सिर्फ आपको ये बेस बताना था कि व्हाट इज टेक्निकल, व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस। कल से हम अपना टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर पिप कैलकुलेशन हो गया या नहीं हुआ, कि हाउ टू कैलकुलेट द पिप। हनीफ उस्मानी सर, यस, हनीफ उस्मानी सर। नो, यस सर, नहीं बोलिए। हुआ, नहीं हुआ सर। नहीं सर, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पिप। नो नो नो, नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कल लूंगा और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा कल 1 घंटा आराम से स्पेंड करेंगे ताकि मैं आपको चीजें डिटेल में बता पाऊं। अच्छा, दूसरा ऐसा है दोस्तों, कल है संडे, कितने बजे कंफर्ट, वैसे तो रात को 9 बजे अपना शेड्यूल है कल रात को, लेकिन उसके अलावा का कोई टाइम चाहते हो आप? ओके रवि जी, अर्ली मॉर्निंग चाहते हो कोई, या रात को 9 बजे रखें कल? सर अर्ली मॉर्निंग अच्छा रहेगा सबके लिए। लेकिन अब इसके लिए अर्ली मॉर्निंग कितने बजे, क्योंकि 10 बजे मेरा ऑलरेडी बैच है, 11 बजे बैच है मेरा, उससे पहले बताओ। आपको फ्लेक्सिबल टाइम हो उस हिसाब से अगर बताएंगे तो सबको तो एक काम करें, वैसे तो देखो अपना ये है, क्या नाम है आपका, रात को 9 बजे फिक्स है अपना, लेकिन फिर भी एक बार अपना टाइमिंग लिख के भेज दें आप। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, किसने बोला 12 बजे? सर पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। 8 बजे मॉर्निंग, देखो सर मैं टाइमिंग बता देता हूँ, 8 PM कितने लोग ओके हैं? क्योंकि सबके ऐसा है ना, 2-4 लोग ओके नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर सभी लोग ओके हैं तो टाइप इन दी चैट बॉक्स 8 बजे। देखो 9 PM मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 9 PM आ जाओ, मेरे लिए तो और कंफर्टेबल है। लेकिन 9 PM में ये है कि 10 बजे मेरा दूसरा बैच है, आपको 10 मिनट पहले फ्री कर दूंगा मैं। 9 बजे शार्प आ जाओगे तो 50 मिनट क्लास ले लेंगे पूरे हम। अच्छा एक काम करते हैं, 50-50 आ रहा है, 8 PM 50, 9 PM 50, तो 8 PM का ज्यादा आ रहा है। 9 PM, 8 PM नहीं सर, मैं मॉर्निंग पूछ रहा हूँ। आप लोग इवनिंग बता दिया आपने, 8 PM अर्ली मॉर्निंग पूछ रहा हूँ मैं, AM सुबह 8 बजे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग सुबह 8 बजे के लिए बोल रहे हैं, तो अगर कल सुबह 8 बजे हम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, फ्रेश माइंड रहता है बिल्कुल, संडे का दिन है, रात को 12-1 बजे भी सोगे तो 6-7 बजे तक तो उठ ही जाओगे। ठीक है ना, तो 8 बजे फ्रेश माइंड होगा, फ्रेश चीजें दिमाग में होंगी, पूरा दिन आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, पूरे दिन के लिए आप फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ। ठीक है, तो अभी हम 8 बजे फाइनल करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हैं, 8 बजे नहीं आ सकते, जस्ट रेज योर हैंड्स, क्योंकि 1-2 वजह की लोगों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी को हम छोड़ भी नहीं सकते, सबके देखनी पड़ती है हमें। तो 8 बजे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर आप में से 1-2 बंदे भी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और कोई भी तरीके से नहीं आ सकते, तो रेज योर हैंड। अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो फिर देखेंगे, फिर कोई और समय देखेंगे फिर। ठीक है, सब 8 बजे आ सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो क्या नाम है, सूरज जी आर यू देयर? सूरज सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर। सूरज सर, हाँ तो कल हाँ, सुबह हाँ। 8 बजे कंफर्टेबल है सर?
ये सर कंफर्टेबल है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी लिंक है कि आपके पास सूरज जी की तरफ से या इनकी टीम असेटबुल की टीम की तरफ से लिंक नहीं आए तो आप डरना मत, क्योंकि जो लिंक आज आपको मिला है ये लिंक कल सुबह 8 बजे के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके Okay, पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, मैं 8 बजे कल सुबह आपको मिलूंगा, तो 8 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से। ठीक है गाइस, डन सर डन। तो कल अपन आधे 1-1.5 घंटा बैठ के इसको मतलब अच्छा खासा कवर अप करते हैं इसको। ठीक है, चलो ओके गाइस, टेक केयर, और कल मिलेंगे 8 बजे मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ओके सर।